आप भी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर यूपी के गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पकड़े गए उमर गौतम का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें उसने ये कबूल किया कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज खुद जारी किए। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि ये वीडियो दिल्ली के जामिया में मौजूद इस्लामिक दावा सेंटर का है, जहां से उमर गौतम ने धर्म परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज जारी किए थे। वीडियो में उमर गौतम ने इस बात को कबूल किया कि इस सेंटर से हर महीने 15 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन के दस्तावेज जारी किए जाते हैं। वीडियो में उमर गौतम ने यह भी कबूला कि इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड में धर्म परिवर्तन का काम होता है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूँ वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊँगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊँगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की, जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं, और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला इसमें मदद फरमाए। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, उमर गौतम का ये वीडियो कब का है, और जो वो दावे इस वीडियो में कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो ATS के सूत्र बता रहे हैं पुलिस के कि ये 2-3 महीने पहले का है, इस्लामिक सेंटर का ये वीडियो है, और ये वीडियो यूपी ATS को हाथ लगा था जब वो डाफना में जांच कर रहे थे। उसके बाद ही उनका शक गया कि आखिर ये मामला धर्मांतरण से नहीं है जुड़ा, जो ये मामला है मंदिर से नहीं बल्कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, और बड़ी साजिश की कोशिश की गई। जो यूपी ATF ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यालय में जो अर्जी दी थी उमर और जहांगीर की रिमांड के लिए, अर्पिता, उसमें भी इस बात को कहा गया है कि पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी का नाम उसमें जिक्र किया गया। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग की बात की गई और रिमांड अर्जी में की गई। तो कई सारे खुलासे जो रिमांड अर्जी की गई तो उसमें भी यूपी ATF ने किया। तो ये वीडियो जिसमें साफ तौर पर उमर कह रहा है कि हमने यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा पोलैंड, कई सारे देशों की यात्रा की, और 1000 लोगों का हमने अब तक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, और हर महीने 15
ज्यादा लोगों का जारी होता तो जी। कई सारे सवाल खड़े होते। यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा कि हम इस पूरे वीडियो की जांच कराएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, हमारी एजेंसियां जांच करिए अर्पिता। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है और कहा जा रहा है कि ठीक। एनआईए को भी अनुरोध किया गया है कि उस पूरे मामले की जांच करे। ठीक है अजीत, रहिए जरा आप साथ। देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर योगी सरकार ने पकड़े गए आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, लिहाजा ईडी और एनआईए भी मामले की जांच में शामिल हो सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो धर्मांतरण का एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, उसके क्रम में हम लोग उन 2 व्यक्तियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और इसके अतिरिक्त शासन से इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। इस बीच जबरन धर्म परिवर्तन मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। धर्म परिवर्तन का भारत का संविधान और कानून बहुत स्पष्ट है। बलपूर्वक, लालच देकर या अंधेरे में रखकर गुमराह करके धर्म परिवर्तन जायज नहीं है। कानून साफ है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और कठोरतम कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए। जो बैठ के सोती रही, कानून का उल्लंघन होते रहा, धर्मांतरण होता रहा, उन पर तो एनएसए लगे, पर जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये अपने लिए क्या सजा की तजवीज़ करती है ये भी बता दे नैतिकता के आधार पे। दोषी तो ये भी हैं। वही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना संविधान के खिलाफ है और जो लोग इससे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण है वो न संविधान उसको इजाज़त देता है, न सरकार इजाज़त देती है, न समाज इजाज़त देता है। और ये ज़बरदस्ती धर्मांतरण संविधान के भी खिलाफ है, सरकार बिल्कुल उसके खिलाफ है और समाज भी उसके खिलाफ है। इसलिए जो लोग भी इस धंधे में लगे हुए हैं और जहाँ से भी उनको सुपारी मिली हुई है इस धंधे को करने की, ये बात समझ लेना चाहिए कि भारत में उनका ये धंधा जो है वो नहीं चलेगा। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले की जांच कर रही एटीएस ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की अर्जी दी है। एटीएस की तरफ से इस मामले में कई बड़े दावे भी किए गए हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि एटीएस ने अपनी अर्जी में इस बात का दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से धर्मांतरण के रजिस्टर मिले, उनके मोबाइल फोन से कई बड़ी जानकारियां मिली, जिससे ये साफ होता है कि देश का माहौल और आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश रची गई। इस मामले में विदेशों से भी फंडिंग हुई और इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। वहीं बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच में बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि धमाके में शक की सुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर जा रही है। जिस पार्सल में धमाका हुआ था उसमें दिया गया नंबर यूपी के शामली के रहने वाले शख्स के नाम पर था, जिसके बाद यूपी एटीएस भी मामले की जांच में शामिल हो गई है। इस सिम कार्ड के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस मोबाइल नंबर के कई इसमें विदेश से भी कॉल आई, वहां पर भी बात हुई। ऐसे में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंदराबाद से भेजे गए एक पार्सल में धमाका हुआ था। तो अब आईएसआई से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। विदेशी फंडिंग जिस तरीके से पहले जो खबर आ रही थी, आपको बता दें, हालांकि पुलिस की तलाश हो रही है। मोबाइल नंबर से इस बार कई सबूत मिले हैं। विदेश से दरअसल कई फोन कॉल पे बात हुई है, जिसके बाद अब जो है जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है।
तो बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके की जांच में अब बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से तार जुड़े हो सकते हैं। पार्सल में जिसमें धमाका हुआ उसमें यूपी के शामली के एक शख्स का नाम था। यूपी एटीएस भी इस मामले की जांच में शामिल हो गई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, अभी तक की जो जांच हुई है, किस तरीके की बातें अभी तक जांच में सामने आई? देखिए, एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। जब एटीएस इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी उसमें यह बात सामने आया था कि मोहम्मद सुफियान नाम के एक आदमी के नाम से यह पार्सल दरभंगा पहुंचा था और जो उस पर मोबाइल नंबर अंकित था, जब उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह उत्तर प्रदेश के शामली के एक आदमी के नाम पर यह मोबाइल नंबर है। और पुलिस जैसे ही इस पूरे मामले को खंगालते समय धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो यह पता चला है कि उस नंबर से कई बार विदेश में बात हुई है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक यह पूरा मामला आईएसआई से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो ये मोबाइल नंबर है इससे पाकिस्तान में बात हुई है। और ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरे धमाके की साजिश रची गई थी। साफ तौर पर जो एटीएस जांच कर रही है उनके अधिकारियों का यह मानना है कि जिस दिन यह धमाका हुआ था वहां पर दरभंगा स्टेशन पर एक शख्स दिखाई दिया था जो कुर्ता पैजामा और टोपी पहना हुआ था, मास्क लगाए हुए था। और जैसे ही यह धमाका हुआ उसके बाद उसकी गतिविधि जो है वो संदिग्ध नजर आने लगी। कभी वो भागकर सीढ़ी पर पहुंचता था, कभी किसी को फोन करता था। ऐसे में यह यानी देखिए जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसके तार कहां-कहां से जुड़े हैं उसका खुलासा भी हो जाएगा। शुक्रिया चंद्रमोहन।